भारत में हर साल 39,000, हर दिन 106 और हर 15 मिनट में एक केस रजिस्टर होता है कि जिस रात एक क्राइम हुआ उसी टाइम पर एक जूनियर डॉक्टर कॉन्फ्रेंस रूम के सामने से निकलकर नहाने जा रहा था। उसी बाथरूम में जो बाथरूम 10 तारीख को तोड़ दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से कुछ सवाल कर कि 9 अगस्त को क्राइम होने के 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई। जिस बच्ची के साथ इतना सब कुछ हुआ उसके माता पिता 3 घंटे तक बाहर खड़े रहे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ममता बनर्जी जी बोलती हैं कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ अगर आप चाहते हैं तो। क्या लगता है कि क्या इंडिया सेफ है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए? इंडिया को दुनिया का रेप कैपिटल कहा जा रहा है। भारत में हर साल 39,000, हर दिन 106 और हर 15 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है और ये वो केसेस की बात हो रही है जिनकी एफआईआर फाइल होती है। भारत के बिल्कुल करप्शन फ्री पुलिस डिपार्टमेंट का आपको सबको हाल पता ही है, तो फिर आप खुद समझदार हो कि कितनी ही एफआईआर दर्ज हुई होंगी, लेकिन फिर भी ये नंबर बहुत बड़ा है। और वेट, ये आंकड़ा 2022 का है, अभी का आंकड़ा अवेलेबल ही नहीं है। ये कोलकाता का इंसिडेंट जो हुआ था उसने सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस केस से हमको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है और मजे की बात यह है कि उस सीख पर किसी का अभी तक ध्यान गया ही नहीं। वो सीख क्या है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर पावरफुल लोग किसी भी बड़े से बड़े क्राइम को इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं। इस केस की डिटेल्स को क्रॉस चेक करके हम समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों की क्राइम में भूमिका के बारे में। अगर आप समझना चाहते हैं कि इंडिया हमारी बहन बेटियों के लिए सेफ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल तनवर और आप देख रहे हैं द रूरल जेंटलमैन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ममता बनर्जी जो अपने तीखे और किसी से ना डरने वाले अंदाज के लिए फेमस है, वो ममता बनर्जी जो पिछले 13 साल से वेस्ट बंगाल पर राज कर रही हैं या फिर वहां की मुख्यमंत्री हैं, वो ममता बनर्जी जो 2 हफ्ते पहले ये बोल चुकी हैं कि जो ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लाउड स्पीकर्स की वजह से कॉमन लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जैसे तो आपके स्टेट में लाउड स्पीकर चलते ही नहीं, सुबह 5 बजे भी नहीं चलते, चलो मान लिया। वो आज लाइव स्ट्रीम पर हाथ जोड़ के सबके सामने ये बोलती हैं कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं अगर आप चाहते हैं तो। ये सब वो बोल रही हैं उन प्रोटेस्टर से, उन डॉक्टर से जो अपनी कल की सिक्योरिटी के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो उनकी एक पहले साथी के साथ हुआ कल वो उनके साथ भी ना हो। बेटर लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम इसको ड्रामेटाइज तरीके से देखेंगे कि ममता बनर्जी और दूसरे पावरफुल लोगों का क्या रोल है और कैसे ये केस हॉलीवुड का ड्रामा सेट बन चुका है, क्योंकि ये केस बहुत ही बड़े लेवल पे हाईलाइट हो चुका है और इस केस को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो आप सबको तो ये तो पता ही होगा कि क्या हुआ था कोलकाता केस में और कैसे हुआ था। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकेप दे देता हूँ। 9 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हो जाता है और वो लाश उस हालत में थी जिसको देखकर इंसान की रूह कांप जाए। पूरी बॉडी पर चोट के निशान, हिप की हड्डी टूटी हुई जो कि इंसान की बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी होती है, कपड़े फटे हुए। थोड़ी देर बाद वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कॉलेज में से किसी के द्वारा उस लेडी डॉक्टर जो जिसका मर्डर हो चुका था उसके फादर को कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, आप कॉलेज आ जाइए। बस इतना बता के फोन काट दिया जाता है। फिर वो लेडी डॉक्टर का फादर और मदर बार बार कॉल करते हैं उसी नंबर पे, तो कोई उठाता है फोन और उनको बोलता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली है। आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली है, वही बच्ची जो 10-11 घंटे पहले अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जो बता रही थी अपने फ्यूचर प्लान्स कि मम्मा ऐसे करना है, पापा ऐसे करना है, बहुत जल्दी मेरी ये जो एमडी है खत्म हो जाएगी डॉक्टरी की पढ़ाई, फिर मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। और एकदम से फोन आता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। 2-3 घंटे बाद वो मम्मी पापा वहाँ कॉलेज पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उसको उनकी बच्ची से मिलने तक नहीं दिया जाता, जिस बच्ची का ऑलरेडी मर्डर हो चुका है। तो आप खुद सोच के देखो कि कितने बेबस होंगे वो माता पिता। उनकी बच्ची मर चुकी है, वो भीड़ में अपनी बच्ची के लिए रो रही हैं, लेकिन उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। रुए खड़े होते हैं लोगों के सुन के ये बात कि उस मम्मी पापा का दर्द समझो, जिसका बच्चा मर चुका है उसको भीतर, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। 3 घंटे तक वो उनकी हालत समझ के देखो आप। तो वो पावरफुल लोग थे, उस कॉलेज के जो पावरफुल लोग थे उनका ही ये काम था ना फिर, जो उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। और उनको ऐसे क्यों बोला कि सुसाइड कर लिया है जबकि वो तो मर्डर था। तो 9 अगस्त को ये मर्डर हुआ था। 10 अगस्त को वहां कॉन्फ्रेंस रूम के साइड के वॉशरूम में तोड़फोड़ कर दी जाती है।
जो वो वॉशरूम था उसको तोड़ दिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा कांड हो गया कॉलेज में, और उसी क्राइम स्पॉट के जस्ट साइड में रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया, जो कि हजारों की भीड़ उस कॉलेज के बाहर खड़ी थी। क्या पता वहां से कुछ प्रूफ्स मिल जाते, कुछ सबूत मिल जाते, और क्या पता कि वहां सबूत मिटाए ही गए हों। इंटेंशनली ये काम करा। अब बहुत ज्यादा आक्रोश होने लगा लोगों में, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी प्रिंसिपल को एक उससे भी बेटर कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब यार, ये उसको सजा मिली थी या उसका प्रमोशन हुआ था? उसके बाद जब बहुत ज्यादा आक्रोश पब्लिक में छा गया, तो पता चला कि उस जूनियर डॉक्टर जिसका मर्डर हुआ था, उसका रेप एक संजय रॉय नाम के आदमी ने किया था। अब ये सब हो गया, जो कॉलेज के बाकी डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट करने लगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि जो हमारे कलीग के साथ हुआ है, हमारे मेट के साथ हुआ है, हमारे साथी के साथ हुआ है, वो हमारे साथ ना हो। तो जब ही एक दिन बाद ही 1500 से 2000 आदमियां ट्रक में भर के आते हैं और कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उस कॉलेज के जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था उस टाइम की, यहाँ क्या हुआ, उसके अंदर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और वो जो प्रूफ्स थे उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए कि वो कहाँ से आए 1000, 1500, 2000 लोग। क्या सिक्योरिटी है उन बच्चियों की, उन डॉक्टरों की, उन लड़कों की जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे स्मूथली। उसके बाद वहाँ पे धारा 144 यानी कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्या पता वो 144 धारा लगवाने के लिए ही करा गया हो कि इनका प्रोटेस्ट खत्म। लेकिन डॉक्टर्स नहीं मानते और वो सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, तो ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। अब सामने आएंगे कुछ ऐसी डिटेल्स जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि पावरफुल लोग कुछ भी कर सकते हैं, और कैसे एक मूवी की तरह हमको एज अ व्यूअर कुछ भी दिखाया जा रहा था और हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं। सीबीआई ने बताया कि जिस रात एक क्राइम हुआ, उसी टाइम पर एक जूनियर डॉक्टर कॉन्फ्रेंस रूम के सामने से निकलकर नहाने जा रहा था। उसी बाथरूम में जो बाथरूम 10 तारीख को तोड़ दिया गया है। उसकी शर्ट पे कुछ खून के भी धब्बे लगे थे। तो एक नर्स ने उससे पूछा कि ये खून के धब्बे कैसे लगे, तो उसने बताया कि एक लेडी पेशेंट का मैं पीआरबीसी कर रहा था और वहां से खून के धब्बे लग गए। लेकिन आज से पहले उस जूनियर डॉक्टर को वहां देखा नहीं गया था किसी के द्वारा। जब नर्स ने उससे उनका नाम पूछा तो उसने नाम नहीं बताया। अब आपको कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी कि वो जो बाथरूम तोड़ा गया था वो क्यों तोड़ा गया था। उस कॉलेज के सबसे पावरफुल लोग जो थे वो थे उस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष। उसी के ऑर्डर से ये रेनोवेशन या कुछ तोड़ा फोड़ी हो सकती थी। लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि इसकी जो रेनोवेशन है, जो तोड़ा फोड़ी है, उसकी परमिशन कुछ दिन पहले ही मैं दे चुका था, उस क्राइम के होने के पहले। अब सीबीआई ने जब उसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि प्रिंसिपल करप्ट है। बहुत सी केसों में उसका नाम उछल चुका है। फिर सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट होने के बाद जो सच सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। 9 अगस्त को ये क्राइम हुआ था और 10 अगस्त को वो परमिशन दी गई थी रेनोवेशन की प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद इतने निडर और इजीली एक सबूत मिटा दिए गए, तो एक कॉमन इंसान के साथ कुछ भी किया जा सकता है। आप बताइए ये कितना सेफ है इंडिया। इतना सब हो रहा था तभी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, और अब उनके साथ दोबारा ये 2000 लोग आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, वैसा वाला वाकया ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ की कुछ टुकड़ियां उनकी सिक्योरिटी के लिए लगा दी। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, और ये भी बोला गया ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की तरफ से कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से 23 लोगों की जान जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीम पे सुनवाई शुरू की, और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से कुछ सवाल करे कि 9 अगस्त को क्राइम होने के 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई, और उस एरिया के एसएचओ को जब सीबीआई के द्वारा 8 बार पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस एसएचओ ने 8 के 8 बार अलग अलग जवाब दिए। अब कुछ समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद इस केस को कितना इजीली घुमाया जा रहा है, और अगर छोटा मोटा कोई केस होता तो उसको तो रफा दफाई कर दिया गया होता। फिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में पता चलता है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने जो सीआईएसएफ के जवान सिक्योरिटी के लिए भेजे गए थे डॉक्टर्स की, उनको रहने के लिए जगह, उनके जो जरूरी सामान होते हैं वो भी नहीं दिए जिससे सिक्योर कर सकते थे। तो अब आप सोचो कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साथ है या उनके विरोध में है। अब क्योंकि 23 लोग मर चुके थे, क्योंकि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को ये जो प्रोटेस्ट है खत्म करने के लिए बोला, और उनको बोला कि अपनी ड्यूटीज पे वापस जाइए। तो कुछ डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पर वापस चले गए,
जो कि उस प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया था। फिर ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से मीटिंग करने को बोला कि आपकी दीदी आई है आपसे मीटिंग करने, आपसे मिलने, बात करनी। तो डॉक्टर्स ने भी मीटिंग के लिए ओके कर दिया, पर उन्होंने बोला कि ये जो मीटिंग है वो लाइव स्ट्रीम पे हो, जो हमारे और साथी हैं वो भी देख सके और पूरा भारत देख सके। लेकिन ममता बनर्जी जी ने उस मीटिंग के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मना कर दिया। जब कोई डॉक्टर और प्रोटेस्टर्स मीटिंग के लिए नहीं आए तो ममता बनर्जी जी बोलती है कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, अगर आप चाहते हैं तो। अरे यार, आपको रिजाइन करने की जरूरत ही क्या है? आपको तो बस लाइव स्ट्रीम के लिए ओके करना था, यस करना था। अब यहाँ आप सबको समझ में आ रहा है कि अब तक तो एक मूवी ही चल रही थी, लेकिन अब यहाँ एंट्री हो गई एक बेस्ट एक्टर की, जो कि है ममता बनर्जी, जो कि आम लोगों को डॉक्टर्स के विरोध में उतारना चाहती हैं कि ये लोग खराब हैं। मैंने तो इनको रिजाइन करने के लिए भी बोल दिया, लेकिन ये मीटिंग के लिए नहीं आई। अब उसके बाद डॉक्टर्स ने लाइव न्यूज पर बताया कि हमने उसी मीटिंग की रात को सरकार की सारी शर्तें मानकर मीटिंग करने के लिए दोबारा तैयार हो गए थे। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी से बोला कि हमारी दोबारा मीटिंग रीशेड्यूल करवा दीजिए, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने क्लियर मना कर दिया। वाह ममता जी वाह, अब तो आप यहाँ सिंपैथी के साथ साथ पॉलिटिक्स भी कर रही हैं, अपने लिए वोट्स भी बना रही हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस केस में ये इतनी ही अपडेट्स हैं, पर हमारा इंटेंशन इस केस की डिटेल्स आपको बताना नहीं था, बल्कि इस केस की डिटेल से आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया सेफ है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए? क्या पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस का ही राज चलेगा इस देश में? क्या आम आदमी का कोई वजूद ही नहीं है इस देश में? जिस बच्ची के साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके माता पिता 3 घंटे तक बाहर खड़े रहे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आप खुद बताइए कि क्या आपको लगता है कि इज इंडिया सेफ फॉर गर्ल्स? कमेंट सेक्शन में बताइए। राम राम।